आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 ऑफ IC 38 लीगल प्रिंसिपल्स ऑफ एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। देखते हैं यहाँ क्या है लीगल, वो जानते हैं व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ए कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ है, जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ है, लॉ के द्वारा उसको एनफोर्स कर सकते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ में, एंड मेड बिटवीन 2 और मोर पार्टीज। तो इसमें क्या है, 2 और 2 से ज़्यादा आदमी इसमें ज़रूरत है एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो हमें क्या पता चल गया कि कॉन्ट्रैक्ट में 2 से ज़्यादा आदमी होता है, मिनिमम 2 आदमी रहते हैं। और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में भी सिमिलरली 2 पार्टीज रहते हैं। वन पार्टी इज नोन एज इंश्योरर, मतलब इंश्योरेंस कंपनी। अनदर पार्टी इंश्योर्ड, जो पॉलिसी लेते हैं। ठीक है। और इसका कंसिडरेशन में ऑन व्हाट कंसिडरेशन इज प्रीमियम, कंसिडरेशन इज नोन एज प्रीमियम। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और इसमें क्या मतलब, जो इंश्योरर है वो क्या देते हैं, को एक प्रॉमिस देते हैं कि अगर आपको कुछ हो गया है, सर्टेन रिस्क होता है, तो उसमें हम लोग कंपेंसेट करेंगे, हम लोग आपको प्रोटेक्शन देंगे, कंपेंसेशन देंगे, प्रोटेक्शन देंगे। सो दैट इज़ व्हाट प्रोटेक्शन ऑफ फिनेंशियल जो प्रोटेक्शन होती है। ठीक है। तो ये है आपकी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। देखिए यहाँ पर क्या होता है, 2 पार्टी जैसे हमने बोला, एक है इंश्योरेंस कंपनी और एक है प्रोपोजर, जो प्रपोज करता है इंश्योरेंस लेने के लिए, और उनके बीच में ये इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होती है। अभी है नेक्स्ट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एंड लीगल एस्पेक्ट्स। इसमें देखिए बहुत सारे एलिमेंट्स हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, तो वो एलिमेंट्स अभी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है क्या, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो एक कॉन्ट्रैक्ट जब किया जाता है तब उसमें ऑफर एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी होता है। ऑफर कौन करता है, एक पार्टी ऑफर करते हैं, दूसरा पार्टी एक्सेप्ट करते हैं। तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर कौन करते हैं, ऑफर करते हैं प्रोपोजर, जो प्रपोज कर रहे हैं कि मुझे इंश्योरेंस चाहिए, तो ऑफर करते हैं। एक्सेप्ट कौन करती है, एक्सेप्ट करते हैं इंश्योरेंस कंपनी। देन आ गया नेक्स्ट कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन में आपको याद एक चीज़ याद रखना है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, द प्रीमियम इज द कंसिडरेशन इन लाइफ इंश्योरेंस। तो प्रीमियम आपको याद रखना है, कंसिडरेशन क्या है, प्रीमियम है। एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, ऑलरेडी हमने बोला है कि एग्रीमेंट होता है दोनों पार्टी के बीच में। और देर इज अ टर्म कॉल्ड कंसेंसस एड आइडम। कंसेंसस एड आइडम का मतलब है होता है मीटिंग ऑफ माइंड, दोनों माइंड का मिलना एक पर्टिकुलर पॉइंट में, उसे बोला जाता है कंसेंसस। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ आप वही समझ रहे हो। पकड़ लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ मैं एक पेन सेल करना चाहता हूँ आपको 5 रुपये में, तो आपको भी वही समझ में आ कि मैं ये पेन ही सेल करना चाहता हूँ 5 रुपये में। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे हाथ में पकड़ लीजिए 2 पेन है और मैंने बोला मैं पेन सेल करना चाहता हूँ 5 रुपये में। मैं सेल करना चाहता था नंबर 1 पेन और मेरे दूसरे हाथ में थे नंबर 2 पेन। तो आपको लगा कि मैं नंबर 2 वाला पेन सेल करना चाहता हूँ जो एक्चुअली ज़्यादा दाम का है, तो उसमें कंसेंसस नहीं हुआ। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कंसेंसस होना था। मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वही आप समझ रहे हो। सो दैट इज कॉल्ड कंसेंसस एड आइडम। नेक्स्ट है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में। विदाउट फ्री कंसेंट अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसको वैलिड नहीं माना जाता। ठीक है। तो जैसे फ्री कंसेंट होना है, फ्री कंसेंट मतलब कि जो पार्टीज़ हैं, बोथ द पार्टीज़ ने विदाउट एनी प्रेशर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कॉन्ट्रैक्ट को। वो मतलब इसको चाहते हैं कि हाँ इस टर्म्स एंड कंडीशन में मैं कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। तो विदाउट एनी प्रेशर मतलब विदाउट सर्टेन पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स है जो इसको अफेक्ट कर सकती है इस फ्री कंसेंट को, देखिए। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज़ नॉट कॉज्ड बाई, जब वो कॉज नहीं होती है। क्या क्या पॉइंट है, फर्स्ट कोअर्शन। कोअर्शन का मतलब क्या है, कोअर्शन का मतलब है फोर्सफुली अगर किसी को हम लोग थ्रेटनिंग करके अगर कॉन्ट्रैक्ट करवाए, तो थ्रेटनिंग दिया, उसको जान से मार देने की धमकी दी और तब बोला आप इसमें साइन करो, वो होता है कोअर्शन, उसको डराया धमकाया। देन है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब है कि हमने आपका जो डिसीजन है उसको हम प्रभावित करने की कोशिश करें। प्रभावित मतलब उसको हमने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें कि आपको एक्चुअली लेना नहीं था, आपको एक्चुअली एग्री नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट में, बट हमने बहुत सारे रीजंस दिखाए या फिर फैमिली कुछ भी हो, मतलब अल्टीमेटली आपके डिसीजन को हमने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी विद द हेल्प ऑफ वेरियस फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर होते हैं, वट एवर द फैक्टर इट इज़, जैसे कोई अपना अपना यूज़ कर सकता है, पर्सनल फैक्टर्स कुछ भी है। अल्टीमेटली
ये हो गया कि आपको इच्छा नहीं था, बट हमारे उस फोर्स के लिए जो हमने प्रभावित करने की कोशिश करी आपके डिसीजन को, उससे आप प्रभावित हो गए और आपने एग्री कर लिया, बट फ्री कंसेंट नहीं था एक्चुअली। सो उसे कहा था अनड्यू इन्फ्लुएंस। फ्रॉड, फ्रॉड सिंपल है कि मैंने आपको कुछ और समझाया और दे रहा हूँ कुछ और, तो फ्रॉड किया, दैट इज सिंपल थिंग। मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या है कि एक होता है रिप्रेजेंटेशन, मैं कुछ दे दिखा रहा हूँ, और एक होता है मिस रिप्रेजेंटेशन कि मैंने कुछ नहीं दिखाया, ठीक है। तो वो अलग, वो होता है मिस रिप्रेजेंटेशन। मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे हाइड किया, मिस रिप्रेजेंटेशन किया, मैंने हाइड किया इन्फॉर्मेशन, तो उसे बोला जाता है मिस रिप्रेजेंटेशन। तो हाइड करके मैं अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो उसमें फ्री कंसेंट उसको माना नहीं जाएगा। मिस्टेक, अगर गलती हुई कुछ ड्यूरिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट, अगर कुछ गलती हुई और उस गलती के लिए अगर आपने डिसीजन दे दिया तो उसे भी बोला जाएगा, ठीक है। और अगर इन सब पॉइंट के लिए देखिए नीचे लिखा हुआ है कि व्हेन कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय कोअर्शन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, द एग्रीमेंट इज वॉइडेबल। वॉइडेबल का मतलब क्या है कि वो वैलिड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ, कैसे, डिपेंड करेगा अदर पार्टी के ऊपर में। अदर पार्टी यहाँ पर कौन, इंश्योरेंस कंपनी, वो पूरा पूरी इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर में डिपेंड है को इसको वॉइड घोषित करेगा या फिर वैलिड घोषित करेगा। कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज मतलब कि जो पार्टीज़ हैं, बोथ द पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उनका एज होना है, मेजर होना है, 18+ मेजर होना है, और अनसाउंड माइंड नहीं होना है, लूनाटिक नहीं होना है, एकदम सुस्त दिमाग से, मतलब प्रॉपर डिसीजन ले सके ऐसा है होना है। लीगलिटी, लीगलिटी मीन्स जो ऑब्जेक्टिव है इस कॉन्ट्रैक्ट का वो लीगल होना चाहिए, कुछ इलीगल एक्टिविटी हुआ तो उसको नहीं माना जाएगा। अच्छा, अभी देखते हैं स्पेशल फीचर। क्या है स्पेशल फीचर, उबेरिमा फिडिस और अटमोस गुड फेथ। मैं आपको सिंपली बता देता हूँ उबेरिमा फिडिस और अटमोस गुड फेथ का मतलब क्या है। इसका मतलब है, इसे कहा जाता है कि बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स वेदर आस्क्ड और नॉट। इसमें बोला गया कि दोनों पार्टी जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में आए हैं उनको मटेरियल फैक्ट्स बताना है। मटेरियल फैक्ट्स का मतलब क्या हो गया, मटेरियल फैक्ट्स आर दोज फैक्ट्स व्हिच हेल्प द इंश्योरर, जो इंश्योरर को हेल्प करती है टू डिसाइड वेदर टू इशू द पॉलिसी और नॉट, वेदर टू टेक दिस रिस्क और नॉट। मतलब वो इंश्योरर डिपेंड करता है उस मटेरियल फैक्ट्स के ऊपर में, उस इंफॉर्मेशन के ऊपर में कि इंश्योरेंस पॉलिसी उसको देना है या नहीं है, ठीक है। और अटमोस्ट गुड फेथ और उबेरिमा फूडीज बोलती है कि बोथ द पार्टीज को डिस्क्लोज करना चाहिए ऑल मटेरियल फैक्ट्स, पूछे कि ना पूछे उसको क्या क्या है मटेरियल फैक्ट्स, जैसे हो गया एज, ठीक है, एज, फिर हो गया आपका ऑक्यूपेशन, हाँ क्या काम करते हैं, हाँ कहाँ काम करते हैं, वो सब भी मटेरियल फैक्ट्स में आता है, मेडिकल हिस्ट्री वो सब। देन और एक कंसेप्ट है केवियर टेम्पटर। केवियर टेम्पटर का मतलब है बायर्स बिहेवियर, मतलब आप कोई भी सामान खरीदने जाओ वो इसी प्रिंसिपल के आधार में है। मतलब क्या, आप खुद सामान को देख लो, बाद में आप कंप्लेन नहीं कर पाओगे कि अरे सामान तो मुझे ख़राब दे दिया, आप पहले ही उसको देख लो, अच्छा से देख लो, उसे कहा जाता है केवियर टेम्पटर। देखिए अटमोस्ट गुड फेथ ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। अभी देखिए मटेरियल फैक्ट्स, लाइफ इंश्योरेंस में क्या क्या मटेरियल फैक्ट्स है यहाँ पर क्लियरली दिया गया है, जैसे है मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, हाँ हैबिट्स लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब आते हैं। जैसे मैंने बताया था फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपकी, ठीक है, जो प्रपोजर है उनकी फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन लाइक इनकम डिटेल्स हो गया, ये सारी चीज़ आपकी लाइफ इंश्योरेंस में मटेरियल डिटेल्स, मटेरियल फैक्ट्स माना जाता है। फायर इंश्योरेंस में क्या माना जाता है, जैसे कंस्ट्रक्शन एंड यूजेज ऑफ बिल्डिंग, हाँ एज ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की उम्र कितनी हो गई है, ठीक है, नेचर ऑफ गुड्स इन प्रीमाइसेस में कैसे टाइप के गुड्स हैं, उसको फायर इंश्योरेंस के लिए मटेरियल फैक्ट्स माना जाता है। मैराइन इंश्योरेंस के माना जाता है डिस्क्रिप्शन गुड का, मेथड ऑफ पैकेजिंग। सो सब इंश्योरेंस में अलग अलग है मटेरियल फैक्ट्स। तो ऑलरेडी उबेडिमा फिडिस हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं, मटेरियल फैक्ट्स भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी देखिए मटेरियल फैक्ट्स दैट नीड नॉट बी डिस्क्लोज्ड, मटेरियल फैक्ट जो डिस्क्लोज नहीं करना है। कौन सा वाला मटेरियल फैक्ट्स डिस्क्लोज नहीं करना है, देखिए यहाँ पर बोला है कि जैसे मेजर्स इम्प्लीमेंटेड टू रिड्यूस द रिस्क, फॉर एग्जांपल द प्रेजेंस ऑफ ए फायर एक्सटिंग्विशर। तो ऐसे मटेरियल फैक्ट्स नहीं डिस्क्लोज करना जब तक बोला ना जाए कि मैं घर में फायर एक्सटिंग्विशर रखा हूँ। सो मेजर जो यूज़ किया जाता है और इम्प्लीमेंट करते हुए रिड्यूस द रिस्क, वो सब नहीं डिस्क्लोज करना।
और कुछ है जैसे फैक्ट्स विच द इंश्योर्ड डज नॉट नो और इज़ अनअवेयर ऑफ, जैसे उसको पकड़ लीजिए कोई बीमारी है, जैसे प्रेशर है, शुगर है, लेकिन उसने कभी टेस्ट नहीं करा, तो टेस्ट नहीं किया तो उसको कैसे पता चलेगा कि उसको शुगर है या फिर और कुछ बीमारी है। तो ये उसने इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है देना, मुझे पता ही नहीं है। देन विच कुड बी डिस्कवर्ड बाई रीजन ऑफ डिलीजेंस, देन मैटर्स ऑफ लॉ। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्क्लोज, एक्चुअली मेटेरियल फैक्ट्स जो है जो डिस्क्लोज नहीं करना है। कब डिस्क्लोज करना है? अगर अंडर राइटर, अगर इंश्योरेंस कंपनी से पूछा जाए कि मुझे ये सब इंफॉर्मेशन दो, तभी। व्हेन देर इज ए ड्यूटी टू डिस्क्लोज, अब डिस्क्लोज करने का ड्यूटी कब कब है? देखिए इंश्योरेंस में क्या होता है, पॉलिसी इशुएंस से पहले आपको डिस्क्लोज करना है। जब तक पॉलिसी इशू ना हो उससे पहले आपको डिस्क्लोज करना है। वंस पॉलिसी इशूड, पॉलिसी एक बार इशू हो गया तब आपको डिस्क्लोज करने का कोई आपका ड्यूटी नहीं बनता है। लेकिन हाँ, अगर कोई पकड़ लीजिए प्रीमियम नहीं दिया और पॉलिसी लैप्स हो गया, तो पॉलिसी लैप्स हो जाने के बाद फिर जब पॉलिसी को जब रिवाइव करते हैं, रीइंस्टेट करते हैं, फिर अगेन कस्टमर, उसका जो प्रोपोजर है, पॉलिसी होल्डर है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो तब डिस्क्लोज करे। तो दो सिचुएशन में, एक हो गया पॉलिसी इशू होने से पहले और एक होगा रिवाइवल स्टेज में। ब्रीच ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ कब होता है? जब नॉन डिस्क्लोजर होता है एंड मिस रिप्रेजेंटेशन होता है। इन दोनों केसेस में ब्रीच ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ होता है। जब नॉन डिस्क्लोजर, कुछ आपने मटेरियल फैक्ट्स डिस्क्लोज नहीं किए, ठीक है, तो आपने ब्रिज किया। देन मिस रिप्रेजेंटेशन, जैसे आपने कुछ गलत चीज़ें, मतलब मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, देखिए दो चीज़ के मिस रिप्रेजेंटेशन, एक है इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन, एक है फ्रॉडलेंट मिस रिप्रेजेंटेशन। इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन की क्या बोला जाता है कि इनएक्यूरेट स्टेटमेंट है विच आर मेड विदाउट एनी फ्रॉडलेंट इंटेंशन। इनएक्यूरेट, जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना कि अगर पकड़ लीजिए किसी को कुछ बीमारी है, उसको पता ही नहीं है जो उसको बीमारी है, तो अगर उसने मेंशन नहीं किया तो क्या होगा, तो मिस रिप्रेजेंटेशन में आ गया। इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन, उनको पता ही नहीं है तो कैसे बताएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रॉडुलेंट मिस रिप्रेजेंटेशन। फ्रॉडुलेंट मतलब आपको पता है फिर भी आपने नहीं बताया, तो ऐसे सिचुएशन में अटमोस्ट गुड फेथ ब्रीच हो जाता है। और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जनरली बिकम्स वॉइड हो जाते हैं व्हेन देयर इज ए क्लियर केस ऑफ कंसीलमेंट विथ इंटेंट टू डिसीव, और व्हेन देर इज फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन। अगर फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ, इनोसेंट नहीं, अगर फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ और अगर आपने जानबूझ के कुछ डिस्क्लोज नहीं किया तो उसको वॉइड माना जाता है। अभी आते हैं हम लोग, एक इंश्योरेंस का स्पेशल फीचर है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ इंश्योरेंस के लिए, जनरल इंश्योरेंस के लिए भी। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट है क्या? इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, जैसे पकड़ लीजिए कि मुझे अपने एसेट के ऊपर, जो मेरा जो है सामान है, उसके ऊपर मेरा अधिकार कितना है, मेरा अधिकार है, तो जिस जिस चीज़ के ऊपर भी मेरा अधिकार है उसमें मैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। पकड़ लीजिए जैसे आपकी कार है, आपने उस कार को ख़रीदा है, जब तक आप उस कार के ओनर हो उसके ऊपर आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि वो कार अगर लॉस हो गया तो आपको फिनेंशियल लॉस होगा, वो कार चोरी हो गई तो आपको फिनेंशियल लॉस होगा। तो आपका जितना भी एसेट है जिसमें आपका अधिकार है, और उस चीज़ का अगर लॉस हो जाता है और अगर आपको उसके लिए फिनेंशियल इम्पैक्ट होता है, फिनेंशियल सफरिंग्स होती है, तो उसे इंश्योरेबल इंटरेस्ट माना जाएगा कि उसमें आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दिया। जैसे देखिए अभी एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट किस में होता है। ठीक है, एक आदमी का इंश्योरेबल होता है उसके खुद के चीज़ों पर, एसेट्स पे, पर उसका गाड़ी हो गया, जब तक ओनरशिप है, कोई भी चीज़ जिसमें उसका ओनरशिप है, देन उसके खुद के ऊपर में अनलिमिटेड इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। स्पाउस के ऊपर में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, जैसे हस्बैंड का वाइफ के ऊपर, वाइफ का हस्बैंड के ऊपर में, अपने बच्चों के ऊपर में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है, किड्स। ठीक है, और याद रखिएगा दो पॉइंट है, जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, इन रिलेशनशिप में भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। डेटर एंड क्रेडिटर, इन रिलेशनशिप में भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, बिकॉज एग्जाम में पूछ सकता है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट एग्जिस्ट इन व्हिच ऑफ द बिलो रिलेशनशिप, तो उसमें क्या दे देगा, सेल्फ, चिल्ड्रन, स्पाउस, डेटर, क्रेडिटर, ऐसे दे देगा। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि एम्प्लॉयड एम्प्लॉय, डेटर क्रेडिटर, इन दोनों में भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बट चाचा, काका, मामा, ताऊ, उनमें नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इवन अपने
माता पिता के ऊपर में भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं रहता, मतलब कोई पकड़ लीजिए लाइफ इंश्योरेंस में अपने माता पिता के ऊपर में भी पॉलिसी नहीं ले सकता, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले सकते। अब इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब एग्जिस्ट करता है, कब प्रेजेंट होना है? देखिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट का प्रेजेंट होने का टाइमिंग है लाइफ इंश्योरेंस में है एट द इंसेप्शन ऑफ द पॉलिसी, जब पॉलिसी लिया जाता है तब इंश्योरेबल इंटरेस्ट है या नहीं वो देखा जाता है। ठीक है, सो लाइफ इंश्योरेंस में कब देखा जाता है? एट द इंसेप्शन ऑफ द पॉलिसी। और जनरल में कब देखा जाता है? दो सिचुएशन में, एट द इंसेप्शन मतलब स्टार्टिंग के टाइम में जब पॉलिसी हम लोग अप्लाई करते हैं तब देखा जाता है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट है या नहीं है, और देखा जाता है एट द टाइम ऑफ क्लेम। अभी हम डिस्कस करते हैं प्रॉक्सिमेट क्लॉज। प्रॉक्सिमेट क्लॉज क्या है? प्रॉक्सिमेट क्लॉज हो गया कि एक्चुअल रीजन ऑफ जो इंसिडेंट हुआ उसका एक्चुअल रीज़न। मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत बार आता है। पकड़ लीजिए एक घोड़ा दौड़ रहा है, ठीक है, उस घोड़े के ऊपर एक सवारी है और सवारी क्या होता है, गिर जाते हैं, तो गिर के उनका जो कमर है वो टूट जाता है, ठीक है, और वो गिर के नीचे सामने एक पॉन्ड होता है, तालाब होता है, तालाब में गिर जाते हैं, ठंड का मौसम होता है तो तालाब का पानी बहुत ठंड होता है, तो सिंस उनका कमर टूट जाता है तो उठ नहीं पाते हैं वो, और पानी में बहुत टाइम 2-3 घंटे के लिए पड़े रहते हैं, तो उसके लिए क्या होता है ना, उनको डबल न्यूमोनिया हो जाती है, उनको उनका डेथ हो जाता है। तो अभी इंश्योरेंस कंपनी क्या देखेगा कि एक्चुअल रीज़न ऑफ डेथ क्या था, किसके लिए डेथ हुआ था अभी, तो उसे बोला जाता है कि प्रॉक्सिमेट क्लॉज क्या है, प्रॉक्सिमेट क्लॉज। तो प्रॉक्सिमेट कॉज हो गया यहाँ पर, प्रॉक्सिमेट कॉज हो गया कि वो घोड़े से गिर गए, फॉलिंग ऑफ हॉर्स। तो ये चीज़ याद रखिएगा, एग्जाम में ये बहुत बार पूछते हैं। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडिशन। ये भी एक स्पेशल फीचर है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें बोला जाता है कि एडिशन कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज दैट आर ड्राफ्टेड बाय द पार्टी हैविंग ग्रेटर बार्गेनिंग एडवांटेज, प्रोवाइडिंग द अदर पार्टी विथ ओनली द अपॉर्चुनिटी टू एडहियर, मतलब आप रिजेक्ट करो और एक्सेप्ट करो। तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडिशन में यहाँ पर किस में है वो कंप्लीट बार्गेनिंग पावर, इंश्योरेंस कंपनी में वो कंप्लीट बार्गेनिंग पावर है, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि मैं अभी यहाँ पर कंप्लीट बार्गेनिंग पावर है इंश्योरेंस कंपनी के साथ। अभी देखिए, तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी वो एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा तो पूरा डिपेंड करता है इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर में ना। तो इस चीज़ को न्यूट्रलाइज कैसे किया जाए? पकड़ लीजिए इंश्योरेंस कंपनी ने आपको एक्सेप्ट कर दिया, तो अभी आपका तो है, ऐसा कुछ है नहीं कि आप उसको मतलब कुछ डिसीजन ले सको, बिकॉज आप कुछ पावर दिया ही नहीं है एज पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडिशन, क्योंकि इसमें पूरा जो पावर दिया गया वो इंश्योरेंस कंपनी को दिया है। और इसी चीज़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए दिए एक फ्री लुक कैंसिलेशन पीरियड दिया गया है। मतलब अगर आपको जैसे इंश्योरेंस कंपनी को पसंद आए तो एक्सेप्ट करेगा उनको, अगर टर्म्स एंड कंडीशन मिल गया, अगर नहीं आया तो रिजेक्ट कर देगा। सिमिलरली कस्टमर को भी दिया गया है कि पॉलिसी जब उनको मिलता है, पॉलिसी का डॉक्यूमेंट, उससे 15 दिन का एक टाइम मिलता है, फ्री लुक कैंसिलेशन बोला जाता है, ये न्यूट्रलाइज करने के लिए इस स्पेशल फीचर को, कि अगर आपको भी पसंद ना आए, आपको भी लगे कि नहीं टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ के ये पॉलिसी मेरे लिए नहीं है, तो आप भी उसको कैंसिल कर सकते हो उस 15 दिन के अंदर। तो कैंसिल करने से क्या होगा, आपको पूरा पैसा रिटर्न हो जाएगा, सिर्फ आपको स्टैम्प ड्यूटी चार्ज एंड प्रोपोर्शनेट जो आपकी लाइफ कवरेज है वो माइनस होती है, बाकी सब वो लोग रिटर्न कर देते हैं। इंडेमनिटी, इंडेमनिटी क्या हो गया? इंडेमनिटी जो क्लॉज है वो हो गया टू कंपेन, इंडेमनिटी का फुल फॉर्म क्या है? इंडेमनिटी का मतलब है टू कंपेंसेट द लॉसेस, ठीक है। तो ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस में बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है। नॉन लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, इंडेमनिटी मतलब जितना आपका लॉस हुआ उतना ही हम कंपेंसेट करेंगे। फॉर एग्जांपल पकड़ लीजिए कार इंश्योरेंस का मैं एग्जांपल देता हूँ, आपकी कार की वैल्यू है पकड़ लीजिए 10 लाख, तो आप जब पहला साल को इंश्योरेंस होगा 10 लाख की होगी। अभी पकड़ लीजिए कार में कुछ खरोचे आए तो आपको इंश्योरेंस कवर करना है, कुछ मतलब डैम्प लग गया, कुछ उसको रिपेयरिंग चार्जेस करना है, तो इंश्योरेंस कवरेज। अभी इन आपको सर्विसिंग कॉस्ट आया उसका पकड़ लीजिए 40,000, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या 10 लाख का पॉलिसी है तो 10 लाख थोड़ी ना देगा, जितना आपका खर्चा हुआ, इंडेमनिटी मतलब टू कंपनसेट द लॉसेस, जितना आपका लॉस हुआ, 40,000 का लॉस हो वो 40,000 ही पे करेंगे। तो ये फीचर एक्चुअली नॉन लाइफ इंश्योरेंस मतलब जनरल इंश्योरेंस में एप्लीकेबल होता है। अभी देखिए इंडेमनिटी माइट टेक वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मोड सेटलमेंट, कैसे? कैश पेमेंट हो सकता है, रिपेयर ऑफ डैमेज्ड आइटम, जैसे मैंने बोला रिपेयर कर देने से, रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, तो रिस्टोरेशन है, दीज आर द सर्टेन थिंग्स।
देन हम आते हैं सब्रोगेशन। सब्रोगेशन का मतलब क्या है? सब्रोगेशन का मतलब है, पकड़ लीजिए मैंने एक पार्ट गलती से मैंने गलत पार्टी को मैंने पे कर दिया। पकड़ लीजिए मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है, क्लेम है मिस्टर एक्स का, तो मुझे पे करना था मिस्टर एक्स को, मैंने गलती से मिस्टर वाई को पे कर दिया। अभी जो इन थर्ड पार्टी से मैं रिकवर करके जो आपको पे करूंगा, इसे बोला, इस प्रोसेस को सब्रोगेशन बोला जाता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इट इज़ द प्रोसेस एन इंश्योरेंस कंपनी यूजेस टू रिकवर क्लेम अमाउंट, रिकवर क्लेम अमाउंट पेड टू पॉलिसी होल्डर फ्रॉम ए नेग्लिजेंट थर्ड पार्टी। नेग्लिजेंट थर्ड पार्टी को जो पे कर दिया, उससे रिकवर करके पॉलिसी होल्डर को पे किया जाता है। ठीक है, तो ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।